नमस्कार। जैसे जैसे हमारा सफर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जिज्ञासा भी बढ़ रही है और ये हमारी जिज्ञासा का ही परिणाम है कि जहाँ एक समय में हम सपनों के पंख लगाकर आसमान में उड़ते थे, वहीं आज हम अंतरिक्ष यान में बैठकर दूर अंतरिक्ष की सैर करते हैं। तो आइए अपना रुख करते हैं हमारे सौर मंडल के एक नए ग्रह की ओर। वेलकम टू आवर सेलेस्टियल नेबर्स, यानी हमारे खगोलीय पड़ोसी। बर्फीले पहाड़ियों पर मीथेन की बारिश के झोंके, आसमान पर झूलते हुए हाइड्रोकार्बन से समृद्ध बादल, ऑर्गेनिक कीचड़ कादे की भरमार और मीथेन की झील और तालाब। ये है टाइटन, दिव्य वलयों से भरे शनि ग्रह का विशालतम उपग्रह, जहां प्रकृति सच ही सक्रिय और धीमी है, मगर स्थिर रफ्तार में ऐसा अनुकूल परिवेश तैयार कर रही है जो जीवन का स्वागत करे। क्या यह किसी रहस्यमय टाइम मशीन से देखा जाने वाला दृश्य है, जो किसी अनजान भूखंड का दर्शन कुछ यूं कराता है मानो यह हमारी आदम पृथ्वी हो अपने बचपन की उम्र में? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह कोई टाइम मशीन नहीं है। यह मानव निर्मित यंत्र मानव द्वारा खोज है, जो अभी हाल ही में अपने मूल अंतरिक्ष यान कैसिनी से अलग होकर टाइटन पर अवतीर्ण हुआ है। शनि सौर मंडल का दूसरा विशालतम ग्रह है। दरअसल यह दूसरा विशालतम गैस दानव है और सूरज से अलग होने वाला 7वां ग्रह है। शनि सूरज के इर्द गिर्द एक पूरा चक्र 29.46 पृथ्वी वर्ष में पूरा करता है। सच तो यह है कि अगर कोई शनि ग्रह में निवास करे तो वह 29 वर्षों में अपना कुल एक जन्मदिन ही मना पाएगा। समस्त ग्रहों में शनि का घनत्व सबसे निम्न है, क्योंकि इसकी बाहरी परत काफी विस्तृत रूप में फैली हुई है और हाइड्रोजन समृद्ध है। सच तो यह है कि इसका घनत्व इतना निम्न है कि अगर हमारे पास बड़ा सा बाथटब होता तो यह शानदार शनि ग्रह उस टब में महज तैरता होता। शनि गैसों से भरा ग्रह है और इसके किनारे पथरीली चट्टानों से भरपूर हैं। इसके तप्त भारी किनारों का दायरा पृथ्वी से शायद तिगुना है। धात्विक हाइड्रोजन के विशाल पुंज ने इन चट्टानी किनारों को ढक रखा है। इनके वायुमंडल तले तरल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन बिछा हुआ है। इस वायुमंडल में हाइड्रोजन का विराट परिमाण 94% है। बाकी 6% हीलियम और मीथेन मौजूद है। शनि का द्रव्य पुंज पृथ्वी से 95 गुना ज्यादा है और इसका दायरा 9.4 गुने विशाल है। पॉयनियर 11 और वॉयेजर अंतरिक्ष यान के क्रांतिकारी मिशंस ने काफी गहन खोज की और इस वलय बहुल ग्रह के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने में काफी मदद की है। पॉयनियर 11 ने शनि ग्रह के अंदर 13,000 माइल की उड़ान भरी और उसने इस ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें भी ली। वलयाकार मैदान के निचले क्षेत्रों की तरफ तेजी से उड़ान भरते हुए पॉयनियर 11 ने शनि के वलयों की आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजी। पॉयनियर 11 ने पूर्व अज्ञात 2 नन्हे उपग्रहों और एक अतिरिक्त वलय की भी जानकारी प्राप्त की। इस मिशन ने शनि के चुंबकीय वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र की एक रूपरेखा बनाई और वहीं उसे ग्रह के आकार वाले उपग्रह टाइटन की जानकारी मिली।
जो इतना बर्फीला है कि अपनी वर्तमान स्थिति में किसी भी जीव के लिए धारणीय नहीं है। आजकल पॉइनियर 11 है कहां? आजकल वह एक्विला द ईगल तारामंडल की तरफ बढ़ रहा है और वह लगभग 4 मिलियन वर्ष में इस तारामंडल के किसी तारे के करीब से गुजरेगा, बशर्ते यह यान बाहरी अंतरिक्ष के खुराफातों से बचा रहे। शनि काफी कुछ हमारे सौर मंडल जैसा है, जिसका यह हिस्सा है। इसका अपना एक निजी मंडल है, जिसमें बहुतेरे दर्शनीय वलय हैं, अन्यान्य उपग्रहों के विशाल भंडार हैं और यह सौर मंडल का दूसरा विशाल उपग्रह है। शनि को इंडियन माइथोलॉजी में मंदन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सुस्त। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 30 साल लगाता है और एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। शायद इसलिए इसे मंदन कहते हैं। खैर, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और आपको और बताते हैं इस ग्रह के बारे में। नवीनतम जानकारी के मुताबिक शनि ग्रह में 56 उपग्रह विद्यमान हैं। उनमें से अधिकांश उपग्रहों की जानकारी अभी हाल में ही मिली है। शनि ग्रह अपने खूबसूरत वलय मंडल की वजह से नजर न आने वाले गुरुत्वाकर्षण की डोरों में बंधा लहराता सा लगता है। हालांकि ये वलय काफी ठोस नजर आते हैं, लेकिन असल में ये बर्फ के अनगिनत नन्हे कणों से बने हैं, जो आकार में बर्फ की पपड़ी से लेकर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं। मकान की साइज के ये विशाल पिंड दिनों दिन छोटे छोटे अणुओं की अधिवृद्धि से विशाल पुंज बने रहते हैं। लेकिन चूंकि ज्वारीय शक्तियां इन पर लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती भी रहती हैं और बाद में दूसरा चक्र शुरू करने को तैयार हो जाती हैं। चौड़ाई में 4 लाख किलोमीटर से भी अधिक विराट होने के बावजूद ये वलय ऊपर से नीचे तक बस कुछ ही मीटर के होते हैं। लेकिन शनि ग्रह के वलयों का जन्म कैसे हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। कभी अंतरिक्ष यात्रियों की राय थी कि करीब 4.8 मिलियन साल पहले सूरज और अन्य ग्रह इंटरस्टेलर गैस और धूल के उमड़ते बादलों के तूफानी भंवर से टकराया होगा और तब ये वलय बन गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वलय उतने पुराने नहीं हो सकते। सैकड़ों मिलियन वर्ष पहले मुमकिन है कि शनि के गुरुत्वाकर्षण में कोई धूमकेतु तारा उसकी तरफ आकर्षित हुआ हो और शनि के ही किसी एक उपग्रह से जा टकराया हो। अब जरा उसके बिखरे हुए मलबों की कल्पना करें। अब उस गुरुत्वाकर्षण में एक दूसरे से बंधे ये मलबे शनि भूमंडल के इर्द गिर्द भ्रमण करने लगे। और जैसा कि आज हम सब जानते हैं, शनि के वलयों का जन्म हुआ। शनि के वलय विषुवत रेखा के समतल मैदानों में बिखरे हुए हैं। क्योंकि विषुवत रेखा काफी निम्न डिग्री में
कक्षीय मैदानों की तरफ झुका हुआ है। क्योंकि शनि का कक्ष ग्रहण के प्रति अति संवेदनशील है, इसलिए जब पृथ्वी की तरफ से इन पर नजर डालते हैं, ये वलय अपनी अभिमुखता बदलते हैं। 1996 में वलय मंडल एज ऑन था और हमें इसका पूरा हिस्सा नजर नहीं आता था। अन्य समय में ये वलय अधिकतम झुकाव तक पहुंच जाते हैं और हमारे सामने अपनी भव्यता प्रदर्शित करते हैं। वलयों को गौर से देखें तो साफ जाहिर है कि 7 प्रमुख बैंड्स असल में काफी सारे छोटे छोटे संकेंद्रित वलयों से निर्मित हैं और जो प्रायः असीमित रूप से विभाजित और उपविभाजित होते रहते हैं। खोज के अनुसार यहाँ कमोबेश तमाम वलयों को क्रम से नाम दिया गया है। D, C, B, A, F, G और E। जब हम शनि के वलय के बारे में कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि यह बटर स्कॉच बादलों से ढका हुआ विश्व है जो अपने चमकदार पारदर्शी से घिरा है। इस डिस्क में प्रमुख रूप से 2 वलय शामिल हैं, भीतरी बी वलय और बाहरी ए वलय। ये दोनों कैसिनी विभाजन द्वारा अलग कर दिए गए हैं। ए वलय शनि के बाहरी भाग में 2 सर्वाधिक चमकदार वलय हैं। एक नन्हा सा उपग्रह ए वलय के बाहरी किनारे के बाहर ही परिक्रमा करता रहता है। तेजतर दृष्टि वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने ए वलय के बाहरी कोरों के नजदीक एक गैप देखा। यह एन की गैप है और यहीं एक नन्हे उपग्रह पैन की परिक्रमा का कक्ष है। अपेक्षाकृत संकरा गैप, कीलर गैप ए वलयों के बिल्कुल छोर पर स्थित है। कैसनी ने एक और उपग्रह की भी खोज की, डेफनस, जो कीलर गैप के अंदर ही परिक्रमा करता रहता है। ए वलय थोड़ी सी रोशनी प्रवेश करने देता है, लेकिन बी वलय अपने जरिए थोड़ी सी रोशनी अंदर प्रवेश नहीं करने देता। यह इतना घना है कि इसमें अनगिनत छोटे छोटे उत्केंद्र छल्ले समूह मौजूद हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। इसकी नुकीली तीर जैसी खूबियां काफी अजीब हैं और बी वलय में अनियमित लहरें उठती रहती हैं। मुमकिन है उनमें से कुछ अंतरिक्ष चट्टानों द्वारा निर्मित हों जो वलय मंडल से उछलकर यहां आ पड़े हों। अन्य छल्ले छोटे छोटे उपग्रह समूहों द्वारा जन्म दिए गए हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं की गई है। बी वलय में अगला छल्ला सी है जो शनि की दुनिया में झीने सूत जैसी छायाएं डालता है। सी वलय का सर्वोत्तम नजारा तब देखा जाता है जब सूर्य किरणों में ये महीन धूल कण जगमगा उठते हैं और सी छल्ला बनाते हैं, सूर्य आलोक में चमकते टीले की तरह। डी छल्ला बेहद धुंधला और शनि के सबसे करीब है। इसकी ऑप्टिकल गहराई भी बेहद कम है। अगर आप पक्षियों की तरह हवा में उड़ना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं शनि के एक उपग्रह पर। कैसे, आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हैं तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। वास्तव में टाइटन में घनी वायु और कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हम इसके वातावरण में तैर सकते हैं। बस इसके लिए हमें चाहिए 3 मीटर लंबे लंबे पंख जिन्हें हल्का हल्का हिलाकर आप आराम से उड़ सकते हैं। फिलहाल हम अपनी उड़ान लेकर चलते हैं शनि ग्रह की तरफ और जानते हैं इसके बारे में। शनि के सबसे बाहरी एफ वलय का ढांचा बेहद जटिल है जो सघन गूंथे हुए 2 छल्लों से निर्मित है जिसकी गांठ साफ नजर आती है। ऐसा लगता है कि इन सघन संकरे छल्लों को तथाकथित शीफर्ड उपग्रह संगठित रखते हैं।
एक वलय अंदर घूमता रहता है और दूसरा बाहरी हिस्से में। वॉयेजर 1 ने सन 1980 में एफ वलय में स्थित शीफर्ड्स, प्रोमीथियस और पंडोरा का पता लगाया। पंडोरा कुल 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन साफ तौर पर वलय पर जबरदस्त प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से दूर से इसमें लहरें, गांठें और भंवरें उठती रहती हैं। अगर हम पंडोरा के भयंकर बर्फीले धरातल पर खड़े हो सकें तो हमें अंतरिक्ष पर विराट शनि के दर्शन होंगे, जो विशाल विशाल छल्लों से घिरा हुआ है। पिंड की शक्ल में गुच्छेदार एक वलय ऊपर से नीचे तक पूरे मैदानी परिदृश्य के पार कर जाता है और एफ वलय के अन्य शीफर्ड, प्रोमीथियस इसके अंदर ही झूलते हुए नजर आते हैं। अंतरिक्ष यान पॉयनियर 11 ने इस बात की पुष्टि की है कि इसमें एक ई वलय भी मौजूद है। यह बेहद झीने बर्फ या धूल तत्वों का एक सघन डिस्क है, जिसमें केवल एक माइक्रोन कण शामिल है। इसमें शनि के 7 विशालतम उपग्रहों में से 5 उपग्रह मौजूद हैं: निमस, एनसिलेडस, टेथिस, डायनी और रिया। एनसिलेडस शनि के सबसे भीतरी उपग्रहों में एक है। यह आकार में बिल्कुल निमास जितना ही है, लेकिन इसका धरातल अधिक चिकना और चमकदार है। एनसिलेडस अपने से टकराने वाले सूर्यलोक से प्रायः 100% आलोकित रहता है। एनसिलेडस की खोज सन 1789 में विलियम हर्शल ने की थी और यह शनि का 6ठा विशालतम उपग्रह है। एनसेलेडस कम से कम 5 विभिन्न किस्म के भूभाग को उजागर करता है। एनसेलेडस के कुछ एक हिस्सों में कोई ज्वालामुखी विवर नजर नहीं आता, जो इस बात का संकेत है कि अभी हाल ही में यहाँ भूवैज्ञानिक दृष्टि से जबरदस्त रीसरफेसिंग की गई है। अन्य क्षेत्रों में ज्वालामुखी के विवर नजर आते हैं, जो साइज में 35 किलोमीटर से कम है। सन 2005 में कैसिनी ने कई करीबी उड़ानें भरी और इस उपग्रह के धरातल और वायुमंडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कैसिनी की खोज ने पता लगाया कि उपग्रह के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से सुराख के जरिए तेज जलधार बहती रहती है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने यह भी पता लगाया कि एनसेलेडस के दक्षिण ध्रुव पर सक्रिय यह सुराख ई वलय में मौजूद सभी सामग्रियों का स्रोत है। यह सुराख पानी के नन्हे नन्हे बर्फीले कणों को जन्म देता है और उपग्रहों की गति और शनि के चुंबकीय क्षेत्र एनसेलेडस से निकली हुई सामग्रियों को शनि के इर्द गिर्द लंबे चौड़े डोनाट के जरिए फैला देता है। ये सारी बातें यह संकेत देती हैं कि इस उपग्रह का भीतरी हिस्सा बृहस्पति के आईओ उपग्रह की तरह ही किसी ज्वारीय मशीन तंत्र द्वारा तप्त हो उठता है। यह अपनी कक्ष परिक्रमा में शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और पड़ोस के बड़े बड़े सैटेलाइट टेथिस और डायनी द्वारा बाधित होता है। एनसेलेडस की तरफ कैसिनी की 3 उड़ानों के दौरान यान में मौजूद उपकरणों ने पता लगाया कि सैटेलाइट के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का घुमाव है, जो आयोनाइज्ड जल मोलिक्यूल्स के रूप में एनसेलेडस के वायुमंडल में मौजूद है और यहां से शनि की चुंबकीय क्षेत्र लाइनें साफ दर्शनीय हैं। वैसे एनसेलेडस अनेक उपग्रहों में से सिर्फ एक है जो शनि के गुरुत्वाकर्षण में कैद है, और इन उपग्रहों ने तो अभी हाल ही में अपने में छिपी हकीकतों को उजागर किया है। वैसे एक और सच्चाई भी उभर रही है
कि टाइटन में नम बादलों की बूंदाबांदी दरअसल हाइड्रोकार्बन की बारिश करती है और उनका एक ही लक्ष्य है, ऐसे वायुमंडल का सृजन जो जीवन और जीवन रूपों को आश्रय दे सके। क्रमिक विकास के इतिहास में शायद किसी युग में वे हाइड्रोकार्बन समृद्ध तत्व अमीनो एसिड को जन्म देते रहे और बदले में अमीनो एसिड ने हमारी आदिम पृथ्वी पर जीवन सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाइटन में क्या यही कुछ घट रहा है? अगर हां, तो आज से शायद हजारों लाखों वर्ष पहले कोई टाइटेनियन चार्ल्स डार्विन टाइटन के महान क्रम विकास का इतिहास जरूर लिखता और हमारी अंतरिक्ष खोज, जो आजकल टाइटन के खूबसूरत मनमोहक परिवेश की बहुमूल्य जानकारियां बटोरने में जुटी हुई है, इस नए चार्ल्स डार्विन को भी काफी सारी सामग्रियां थमा देती और उसके महाग्रंथ को समृद्ध करती। हम सभी ग्रहों पर जीवन या जीवन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। चाहे हमें यहाँ पर सभ्य जीव ना मिले, फफूंद ही मिल जाए, तो वो क्षण हमारे लिए मील का पत्थर होगा। फिलहाल मैं आपको लेकर चलती हूँ समुद्र की तरफ और मिलवाती हूँ समुद्र के सफाई कर्मचारी से। शार्क, महासागरों के चरम शिकारी। इन जीवों का विकास 40 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और इनकी 380 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। इनमें सबसे विशाल और सबसे खतरनाक है व्हाइट शार्क। इनमें अंदाजा लगाने, देखने, सुनने, सूंघने और बेहद मामूली प्रतिध्वनियों का पता लगाने के साथ साथ इलेक्ट्रोपरसेप्शन यानी विद्युतीय तरंगों को भांपने की भी जबरदस्त योग्यता होती है। यही बात इन्हें चरम परभक्षी बनाती है। शार्क को प्राकृतिक जैविक सफाई कर्मचारी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कमजोर और घायल समुद्री जीवों को खाकर महासागरों को साफ सुथरा रखती हैं। शार्क कभी नहीं सोती। वे सांस भी बड़े अजीबोगरीब ढंग से लेती हैं, अपने मुंह को खुला रखकर। जब शार्क आगे की ओर तैरती हैं, तो पानी उनके मुंह में से दाखिल होकर गिल्स के जरिए बाहर निकल जाता है और इस तरह वे ऑक्सीजन सोखती हैं। वैज्ञानिकों को पता चला है कि शार्क के ऊतकों में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बैक्टीरिया और फंगी रोधी है और अब वे जले के शिकार लोगों के लिए इससे कृत्रिम त्वचा बना रहे हैं। ज्यादातर शार्कें इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती और इंसानों से दूरी बनाए रखती हैं। कोई गर्भवती शार्क तो अपने अजन्मे बच्चे को पेश खतरे की आशंका से ही हमला करती है। शार्क मछलियों की तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है। माना जाता है कि शार्क फिन सूप को बनाने के लिए हर साल करीब 10 करोड़ शार्कों को मारा जाता है। अगर शार्कों को इसी तरह अंधाधुंध तरीके से मारा जाता रहा तो वे अगले 10 वर्षों में विलुप्त हो सकती हैं। इस भव्य जीव के गायब होने से प्रकृति का नाजुक संतुलन गड़बड़ा सकता है और नतीजतन समुद्र सड़ते हुए जीवों का कब्रिस्तान बन सकता है। और अब वक्त है हमारे आज के विजेताओं के नाम घोषित करने का। तो आइए देखते हैं कौन है ये लकी विनर्स। कॉन्टेस्ट नंबर 5 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है
और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं दीपक कुमार प्रधान महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से दिनेश कुमार, असम से शांतनु दत्ता, मध्य प्रदेश से शक्ति शर्मा और नई दिल्ली से रितिका। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? ए टाइटन, बी मिमास या सी फीबी? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। टिल देन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपने अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे शनि ग्रह के उपग्रहों की सैर पर।